नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। आज हम इन कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि आगे चल के हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समझना है। तो उसके पहले हमें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हमें बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन कि रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या, जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रैंडम वेरिएबल्स ये है क्या है, ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं हमें, है ना। तो यदि हम देखें यहाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर द बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिकल inferences, and to understand this distribution we should at least have some basic understanding of probability theory। जो हमारे statistical results होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उनका बैकबोन होता है probability distribution, है ना। वो उसके रीढ़ की हड्डी होते हैं और इन डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसका आधारभूत ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, यदि हम समझें कि रैंडम वेरिएबल कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें समझने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो एज यू नो दैट बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा वी ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशंस पैरामीटर। हम लोग पूरे पॉपुलेशन पे तो हमेशा काम करते नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन का एक सैंपल होता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे निर्णय लेना चाहते हैं जो पॉपुलेशन पे लागू होते हैं, है ना, और पॉपुलेशन पैरामीटर पे हम लोग अपने निर्णय देना चाहते हैं। तो हाउ टू चेक द लेजिटिमेसी ऑफ दिस कंक्लूजन वी रिलाई ऑन प्रोबेबिलिटी। इनकी विश्वसनीयता को चेक करने के लिए हमारे जो भी निर्णय हैं हम प्रोबेबिलिटी पे भरोसा करते हैं। And to incorporate statistics probability or we rely on probability distribution। और जब हम statistics और probability को समाहित करते हैं तो हम विश्वास करते हैं probability distributions के ऊपर। हमें विश्वास करना होता है probability distribution के ऊपर, which in turn require the concept of random variable। यहीं से random variable के concept की उत्पत्ति होती है ना, यहीं से इसकी आवश्यकता शुरू हो जाती है। तो समझते हैं रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिएगा, रैंडम वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड इज अ न्यूमरिक फंक्शन। ये न्यूमरिक फंक्शन है दैट असाइंस अ न्यूमरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली चीज हम यहां देखें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। A random variable, on the other hand, is a numerical function that assigns a numerical value to each outcome and in sample space of random experiment। अब यहाँ दो तीन वस्तुएं हैं। पहली चीज है कि ये न्यूमरिकल फंक्शन है। जो रैंडम वेरिएबल होता है ये न्यूमरिक होता है ना। हम यदि कैटेगरी भी तो उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, न्यूमरिकल वैल्यू असाइन करते हैं तो ईच हर एक आउटकम को इन द सैंपल स्पेस। अभी हम समझेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है, ये हम प्रोबेबिलिटी में पहले समझ चुके हैं सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले हम सब ये चीज़ समझें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। मान लीजिए आप कोई कॉइन जो है वो टॉस करते हैं, तो इसके जो आउटकम आएंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, रेंडमली आएगा। जरूरी नहीं है कि पहले हेड आए बाद में टेल आए। तो ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट, कॉइन वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ टॉस करने का, ये रेंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार आप कोई डाई लेते हैं, डाई में जो भी नंबर आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 फेसेस डाई है। तो आप जब डाई रोल करेंगे तो कोई भी नंबर रैंडमली आएगा उठ के,
तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? ये जो आउटकम्स हैं दे आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। अब यहाँ तो न्यूमरिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी न्यूमरिक वैल्यू असाइन है, पर यहाँ कॉइन में हेड और टेल न्यूमरिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरिक वैल्यू असाइन कर देंगे। हेड को हम मान लेंगे 1 और टेल को मान लेंगे 0। तो इसके जो आउटकम होंगे कॉइन के, वो क्या होंगे, 0 एंड 1 या 1 एंड 0 आप बोल सकते। तो ये कहलाते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसी के आधार पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं इन रैंडम वेरिएबल के आधार पे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अभी अपन समझते हैं, थोड़ा सा रुक के। अब रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड, जब भी हम डिनोट करते हैं एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। क्यों कैपिटल एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं? आपने देखा होगा एल्जेब्रिक जो वेरिएबल होते थे हमारे पास, एल्जेब्रा के जो वेरिएबल होते थे, आपने पहले पढ़ा होगा स्कूल में, जैसे कि x + 5 = 7। तो यहाँ जो वेरिएबल होता था यह अननोन होता था, है ना, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, x = 7 - 5, x = 2। ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते थे। पर जो रैंडम वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से मेंशन किए जाते हैं। मान लीजिए डाई के लिए हम x रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो होंगे वो 1 और 0, है ना, x = 1 और x = 0। यदि हम इसको ऐसे लिखें, यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो 1, 0 ये रैंडम वेरिएबल हुआ। ऐसे ही y हम डाइस का मान लें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसमें देखें कि जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ तो अभी हम चीज़ समझ रहे हैं डिस्क्रीट के बारे में कि कॉइन भी जो है डिस्क्रीट है, 2 ही वैल्यू है, डाई में भी 2 वैल्यू हैं। पर हम यदि बात करें कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में टेक्स ऑन ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, जैसे कि हमने डाई में भी देख चुके हैं और कॉइन में भी देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूँ। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, टेक्स ऑन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज। अब इनफाइनाइट वैल्यू से क्या मतलब है, आप देखिएगा यदि कोई भी 2 नंबर के बीच में, चाहे वो इंटीजर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, मैं आपको बताता हूँ 1 और 2 के बीच में आप कितने पार्टीशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हैं। यदि आप डेसिमल में जाएंगे तो 1.1, 1.2 ऐसे करके 10 नंबर आएंगे। यदि आप हंड्रेड्स में जाएंगे तो 100 नंबर आ सकते हैं, 1000 में जाएंगे तो 1000 इनके अंदर पार्टीशन हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं, ट्राइलियंस हो सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट पार्टीशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट पार्ट हो सकते हैं 2 नंबर के बीच में, है ना। क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइट पार्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं विद इन ए गिवन रेंज, किसी भी रेंज के बीच में। गॉट इट। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लें हम, ये तो हाइट वाला एग्जाम्पल, पीपल हमें किसी डिपार्टमेंट में गए, हमने लोगों की हाइट पूछी। अब वो हाइट में बहुत सी हाइट हो सकती है, डिफरेंट, है ना। इसी प्रकार आप किसी क्लास में गए, वहाँ आपने बच्चों का CGPA पूछा, वो भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, 9.6 हो सकता है, 8.3 हो सकता है, 8.2 हो सकता है। तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वाई आर रैंडम वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये।
तो इसमें है कि मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। तो रैंडम वेरिएबल्स आर यूज्ड टू मॉडल सिचुएशंस वेयर आउटकम्स आर अनसर्टेन। यदि आउटकम्स हमारे पास अनसर्टेन हैं तो हम रैंडम वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बिल्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दे हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस विच आर क्रूशियल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो एक्चुअल हमारे पास एम्पेरिकल है। जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एम्पेरिकल होता है, वो अवलोकित होता है। हम उसकी जगह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। और यदि कोई हमारा जो फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर जो फेमस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मेल खाता है तो हमें उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सी जानकारी पहले से है, क्योंकि उस पर काफ़ी लोगों ने काम किया है, रिसर्च किया, उसके पैरामीटर्स हमें सब कुछ मालूम है ना। तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। यदि आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे खाली काम करेंगे तो आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा चीज है डिसीजन मेकिंग में। तो दे प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द अनसर्टेन आउटकम्स। तो डिसीजन मेकिंग में भी इससे हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रिडिक्टिव जब एनालिसिस हम करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे, तो वहाँ इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये कारण है कि रैंडम वेरिएबल जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब हम और चीज़ समझेंगे कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखें कि both relative frequency distribution and probability distribution are important concept in statistics, but they serve different purposes and are based on different principle। ये दोनों ही relative frequency distribution भी और probability distribution भी बहुत जरूरी कंसेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के, बट वो उनके पर्पस अलग हैं और वो अलग सिद्धांतों पे काम करते हैं दोनों। तो हम समझते हैं किस प्रकार से। जिसे आप देखें कि जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यदि हम डेफिनेशन यहाँ देखते हैं, अ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ समरी ऑफ हाउ ऑफन डिफरेंट वैल्यूज ऑकर इन ए डेटा सेट। एक डेटा सेट में कौन सी वैल्यू कितने बार आई है। इट इज अ रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो इवेंट जो है पर्टिकुलर इवेंट कितने बार आई है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी और टोटल आउटकम्स ऑब्जर्वेशंस हमारे कितने थे, है ना, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये एक रेशियो है। पर्पस इसका क्या होता है कि इट गिव्स एन एम्पेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। ये ऑब्जर्व डेटा के आधार पे, अवलोकित जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पे किसी घटना के घटने की संभावनाओं को दर्शाता है, ठीक है। ये एम्पेरिकल मेजर है। एम्पेरिकल यानी अवलोकित जो भी घट चुका है, जो हमने ऑब्जर्व किया है उसका मेजरमेंट है। सिद्धांतिक नहीं है ये। सिद्धांतिक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखें। सपोज यू रोल ए 6-sided die 50 times and you record the outcomes are। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इसको वैसे हम बाद में प्रैक्टिकली करेंगे पाइथन पे और दूसरे टूल्स के ऊपर, पर अभी समय बचाने के लिए आपको खाली कंसेप्ट समझाना है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल साथ में नहीं करके बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पाइथन नहीं जानते हो, है ना, या मैं आर पे बताऊँ तो कुछ लोगों को आर नहीं मालूम हो, या मैं एक्सेल पे बताऊँ तो एक्सेल कई लोगों को अच्छे से नहीं आता हो। तो मैं खाली आपको ये समझाने के लिए मैंने टेबल बनाया है कि आउटकम जो होंगे, जो रैंडम वेरिएबल है हमारे पास x, वो 1 2 3 4 5 6 हैं। आप देखिए फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में वो कितने बार घटित हुई, बार एक कितने बार आया। हमने डाइस को 50 बार थ्रो किया तो रोल किया तो कितने बार 1 आया, तो 8 टाइम्स आया।
2 10 टाइम्स आया, 3 7 टाइम्स आया, 4 9 टाइम्स आया, 5 6 टाइम्स आया और 6 10 टाइम्स आया। अब हम इसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यदि फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो एम्पिरिकल मेथड है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो अवलोकित हुआ है हमें, जो ऑब्जर्व्ड है, तो 8 टोटल हमारा 50 था, तो 8 डिवाइडेड बाय 50.16, 10 डिवाइडेड बाय 50.20, इस प्रकार से हमारे पास इसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया 50 बार में। पर यदि हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो डिफरेंट होगा, वो हर नंबर के आने का सेम होगा, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है ये, है ना। और इक्वली लाइकली है इसलिए क्या होगा कि हर नंबर के आने के इक्वल चांस हैं, और ये मान लो फेयर डाइज है, बायस्ड नहीं है, तो हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो वहां क्या आएगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 आएगी। ठीक है, तो यदि हम 50 टाइम्स भी टॉस कर रहे हैं, तो यदि हम उसको 1/6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बार ही आएगी। तो सब मतलब यूनिफॉर्म आएगा, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। पहले हम इसकी डेफिनेशन भी देख लें। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। डेट प्रूव्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं, संभावित जो भी आउटकम आने वाले हैं, उनकी संभावनाओं को व्यक्त करता है। उन घटना किस हिसाब से घटेगी उसको व्यक्त करता है। इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजम्पशन, ये सैद्धांतिक सिद्धांतों पे आधारित है, ना कि अवलोकित डेटा पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पर्पस हम इसका देखें तो इट डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ ईच आउटकम इन ए रैंडम प्रोसेस। ये रैंडम प्रोसेस में बताता है कि हर आउटकम किस प्रकार से आएगा, उसकी संभावना क्या है, हर आउटकम के आने की क्या संभावना है, ये उसको व्यक्त करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व पे नहीं है ना, ये थ्योरेटिकल है। अब इसका एग्जांपल देखें कि इफ यू रोल ए फेयर 6 साइडेड डाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटकम इज, तो यहाँ भी मैंने वही 6 फेसेस डाइस का लिया जो मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 4 5 6 और हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, 0.1667 है सबकी। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ये होता है, ये टेबल होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और पिछली जो टेबल अपन ने देखी थी वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल थी ना। तो इसी को बोलते हैं, इसमें आपके रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीजें मिलकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हैं। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट इन थ्योरी ईच नंबर हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है, अब दोनों में हम अंतर देखें, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बेसिस के आधार पे, टाइप के आधार पे और यूज के आधार पे, तीनों तरीके से हम इसमें अंतर समझेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिस पे देखते हैं। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्व डेटा पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजम्पशंस प्रोबेबिलिटी मॉडल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड है? थ्योरेटिकल एजम्पशन पे बेस्ड है ना, और प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये है कि जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑब्जर्व डेटा के पर आधारित होता है ना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके प्रोबेबिलिटी मॉडल्स पे और किसी मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब हम टाइप देखें। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्पेरिकल, जो कि मैंने बताया अवलोकित होता है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्योरेटिकल, जो कि सैद्धांतिक होता है। ठीक है, अब इनके उपयोग देखें कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू समराइज पास्ट डेटा। ये हमारे पास्ट डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है ना, कि भाई मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके पास 3 तरह की कैटेगरी है, फर्नीचर है, हाउस आइटम्स हैं, है ना, और आपके पास
कुछ ऑफिस स्टेशनरी हैं, 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो किसकी सेल कितनी हुई, कितना आइटम किसके बिके, यदि अपन ये देखना चाहें तो आइटम्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको वहाँ पता चल रही है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज कर देगा उस डेटा को ग्रुप बाय करके, और वो आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और टू मॉडल रैंडमनेस। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर में, भविष्य में क्या कैसा घटेगा, और मॉडल टू मॉडल रैंडमनेस, मॉडल में किस प्रकार के रैंडमनेस रहेगी, ये वो बताता है। ये की डिफरेंसेस हो गए बेसिस के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, यूज के हिसाब से। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं और हम देखते हैं कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है एम्पिरिकल एस्टीमेट देती है हमें, है ना, ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा के आधार पे, ठीक है, कि संभावना क्या होगी, किसी घटना के घटने की संभावना क्या है, ये हमें बताती है अवलोकित अनुमान के अनुसार, ठीक है। जबकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ वेरियस आउटकम्स इन द रैंडम प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध कराता है जिससे कि हम रैंडम प्रोसेस के द्वारा जो भी विभिन्न आउटकम आ रहे हैं उनकी संभावनाओं को समझ सकें और उनको प्रिडिक्ट कर सकें, उनकी भविष्यवाणी कर सकें, है ना। ये चीज हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलती है। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपके कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस तरह का और चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लिखें ताकि आगे के सेशन में हम उनको सम्मिलित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।